हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, हाँ, केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने कल लास्ट में, कल की क्लास में, मतलब कल के लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। और ये भी डिस्कस कर लिया था कि केमिकल इक्वेशंस को आप लोग किस तरह से इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, है ना। तो कल की डिस्कशन जो थी केमिकल इक्वेशंस के बारे में वो तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन एक टॉपिक हम लोगों का केमिकल इक्वेशंस के बारे में बच गया था, जो था बैलेंसिंग का, ठीक है। तो हम देखेंगे दो तरीके की रिएक्शन अभी, ठीक है। रिएक्शंस क्या, दो तरीके की इक्वेशंस देखेंगे हम बेसिकली, ठीक है। दो तरीके की इक्वेशंस देखेंगे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तब तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है, ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि उन अनबैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं और क्यों ज़रूरी है बैलेंस करना। अगर नहीं बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर मार्क्स कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। अगर मान लो मैंने किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया तो क्या मार्क्स कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ देखो, केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, ठीक है, आपको दो तरीके की मिल सकते हैं केमिकल इक्वेशंस। एक केमिकल इक्वेशंस होती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, और एक होती हैं आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं जो हर वीडियो में बताते हैं, ये रहा इंस्टाग्राम की आईडी स्टूडेंट पॉइंट की, आप फॉलो कर सकते हैं इसको, ठीक है। डेली की अपडेट आती रहती है स्टूडेंट पॉइंट कोचिंग की भी और चैनल की भी इस पर। और ये मेरी आईडी है जैदी शेख, आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, कुछ अपडेट मैं भी करता रहता हूँ, ठीक है। ये आपकी एज पर विशेष है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको हमें बाद में बैलेंस भी करना होगा, ठीक है। तो देखो, आप एक बात समझ लो, ठीक है, लास्ट 9th में आपने कुछ केमिकल्स लॉ पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ पढ़ा होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। उसमें 3 लॉज थे ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में 3 लॉ थे ना आपके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जिसमें से आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा होगा, वो आपके 11th में है डिटेल से, ठीक है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मेरा बताने का ये मतलब है बस कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, एनी केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए ये कंपलसरी होता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। क्या फॉलो करे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, ठीक है। जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशंस लिखो तो उसकी जो कंडीशंस होती है वो ये होती हैं कि उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है। अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो एक तरीके से गलत इक्वेशन होती है, ठीक है। और उसी इक्वेशंस को हम लोग अनबैलेंस कहते हैं, वो चलो अलग की बात है। फिलहाल के लिए आप एक पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए ये वाला, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सब लोग जानते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है, हर केमिकल इक्वेशन में, एवरी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, है ना, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जरूर फॉलो करना होता है, ये दो चीजें हैं, ठीक है बेटा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये वाला पॉइंट आपको याद होगा, वो पहले लेक्चर में हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें हम लोगों ने इस बात को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको रिमाइंड करने के लिए लिख दिया है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल किसी भी केमिकल इक्वेशन को ये दो चीजें फॉलो करनी होती हैं, ठीक है, तभी उसको सही माना जाता है, अदरवाइज उसको सही नहीं माना जाता है, ठीक है बेटा। तो पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये दो
पॉइंट मुझे बताने थे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग बैलेंस अनबैलेंस समझेंगे और बैलेंसिंग भी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। चलो देखो, मैं यहाँ एक केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। अभी देखो हम लोग ज़्यादा नोटेशन नहीं करेंगे, है ना, यहाँ सॉलिड लिखे, यहाँ एक्वस लिखे, यहाँ एक्वस लिखे, गैस लिखे, नहीं, हमारा काम जो मोटिव है हमारा जो देखना, हम उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अभी देखना, आपको मैं समझाऊंगा। ये वाला कॉलम है रिएक्टेंट का, सॉरी 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 स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग, रिएक्टेंट का कॉलम है, ये कॉलम हो गया प्रोडक्ट का। ठीक है, मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है अभी। ठीक है, इसके लिए अंडरलाइन है इसके यहाँ पे। देखो अब यहाँ देख लो बेटा, ये रिएक्टेंट का कॉलम है, ये प्रोडक्ट का कॉलम है। Zn सिंगल है, अकेला है ना, देखो ये अकेला है। इसका कितना है, 1 एटम हो गया, है ना। Zn कितना है, एक ही एटम तो है Zn का। अब H2SO4 ये एक कंपाउंड है, ये पूरा एक कंपाउंड है, पूरा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसलिए H एक एटम हो गया, एक काइंड का एटम हो गया ना। H एटम है, इसमें S एटम है, मतलब हाइड्रोजन का एटम है, सल्फर का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। तो हाइड्रोजन का एटम लिखा, सल्फर का एटम लिखा, ऑक्सीजन का एटम लिखा। एक मॉलिक्यूल में 3 काइंड के एटम है और ये तीनों साथ में देखो एक ही कंपाउंड में जुड़े हैं, तो इनको ब्रैकेट बना दिया जिससे ये समझ में आया कि ये एक ही कंपाउंड के 3 तरह के एटम्स हैं। ठीक है, ये ऐसे आप बना सकते हो अपनी सूटेबिलिटी के लिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपको जब आप केमिकल अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करोगे, तो इसीलिए मैंने पहले से बना दिया। H कितना है, देखो H के नीचे 2। अच्छा एक बात आप समझो, ये जो नंबर्स नीचे लिखे होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ लिखा है H2SO4, तो ये जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे होते हैं, ये इनको जो नीचे नंबर लिखे होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना, सबस्क्रिप्ट। ये जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे होते हैं ये आपको ये बताते हैं, ये आपको क्या बताते हैं, देखो ये आपको ये बताते हैं कि इस H2SO4 मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये नंबर्स हमको बताते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 4 एटम है। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, और ये चारों साथ में है तो एक ब्रैकेट बना दिया ना, एक में ही है ये लोग। फिर हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन का H कितने एटम है, 2 एटम है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है, अब डेफिनेशन बता रहा हूँ इससे रिलेट करके। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, ऐसी केमिकल इक्वेशंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स हैं, रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स हैं उनके नंबर प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स हैं उनके नंबर्स के बराबर होते हैं। बात समझ में आई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के बराबर होते हैं, नंबर्स एंड काइंड दोनों। ये वाली लाइन, ठीक है, नंबर एंड काइंड, मतलब जो काइंड का एटम यहाँ होगा वही काइंड का एटम यहाँ भी होगा और उस पर्टिकुलर काइंड के नंबर ऑफ एटम भी इक्वल होंगे। जैसे देखो जिंक यहाँ भी है, जिंक यहाँ भी है, तो जिंक का यहाँ अगर 1 एटम है तो यहाँ भी 1 एटम है। ठीक है, H का यहाँ 2 एटम है तो यहाँ भी H का 2 एटम है। ठीक है, सल्फर का 1 एटम है तो यहाँ भी सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है तो यहाँ भी ऑक्सीजन का 4 एटम है। मतलब सेकंड कंडीशन जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई? सेकंड कंडीशन फॉलो कर रही है। देखो यहाँ भी जिंक सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ भी जिंक सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ठीक है, तो नंबर एंड काइंड दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट होता है, नंबर एंड काइंड दोनों।
दोनों इधर भी और इधर भी, ठीक है, होता है। और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। ऐसी रिएक्शन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो करती है और उसका नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, दोनों होता है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपको अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कराना है ना, तो आपने 9th में बहुत कर रखा है। जिंक का मास लो, हाइड्रोजन का मास लो, सबका मास मल्टीप्लाई करके इधर देख लो कितना मास आ रहा है टोटल, और इधर देख लो कितना मास आ रहा है टोटल, तो वो दोनों बराबर आएंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी हो गई। अब हम बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के लिए, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अब आप समझ रहे होगे थोड़ा थोड़ा सा। क्या समझ रहे होगे? कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका अपोजिट होगी, जो कि ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रही होगी और ना ही ये नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो चलो खैर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर आगे बात करते हैं। देखो अब आप समझ ही गए होंगे, ऐसी केमिकल इक्वेशन जो ना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं और ना ही नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन बेसिकली अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे अनबैलेंस रिएक्शन, जैसे मैंने कहा कि मान लो मैंने रिएक्शन, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो लिख दी मैंने। देखो नेचर में हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। सेम ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो है H2O बना। अब ये क्या है? ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, देखो। और अनबैलेंस अगर केमिकल इक्वेशन आप अपने बोर्ड में एग्जाम में लिख दोगे तो ये गलत माना जाता है, ठीक है। गलत क्यों माना जाता है? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो नहीं करता और ये वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं करता। और आपको देखो अभी समझ में आ जाएगा गलत क्यों है। अब यहाँ देखो आप नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट में, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। बात समझ में आ रही है? तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। और दूसरा फॉर्म क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का? कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने रिएक्शन करते वक्त 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए थे और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए थे, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए थे, तो मेरा जब प्रोडक्ट बना तो मेरा 1 ऑक्सीजन किधर गया? हाँ, अब अभी तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ 1 एटम तो डिस्ट्रॉय लग रहा है ना, देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2 थे और यहाँ 1 है, तो 1 एटम तो मिसिंग है ना। तो क्या वो डिस्ट्रॉय हो गया? डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो कभी क्रिएट और कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। तो मतलब मैंने इसमें गलती की है ना, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं फॉलो कर रहा। भाई 1 एटम किधर चला गया? यूनिवर्स से गायब थोड़ी हो जाएगा 1 एटम। बात समझ में आई? कोई ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्स से गायब हो गया 1 एटम, ठीक है। तो ये जो है ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जो देखो ये आपको ये नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ 4 एटम है रिएक्टेंट में टोटल, यहाँ 3 एटम है, तो ये बराबर भी नहीं है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो नहीं कर रही। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो जस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अपोजिट हो जाएगी। और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी गलत है। तो इनको सही कैसे किया जाए अब? क्योंकि हमें तो एग्जाम में सही रिएक्शन लिखनी है और कभी कभी क्या अक्सर एग्जाम में आपको 2-3 अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देगा और उसको बोलेगा बैलेंस करो। मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देगा ऐसे और बोलेगा इसको बैलेंस करो, मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो अगला हम वही पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम क्या क्या रूल हम यूज करेंगे इनको बैलेंस करने में, ठीक है। कैसे बैलेंस करेंगे, क्या मेथड होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन टॉपिक में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि केमिकल
इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, क्या मेथड है उनको बैलेंस करने का, क्या रूल है उनको बैलेंस करने का, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि बोर्ड में एक एक नंबर के 2-3 ऐसे बैलेंसिंग इक्वेशन दे देता है जिसको आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और अच्छा टॉपिक भी है, पढ़ने लायक टॉपिक है, ठीक है। तो देखो, हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैं जो मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, एक बात याद रखो, अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग सीखनी है, तो 2 चीज़ एकदम समझ लेना। ये जो 2 रूल मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो मेथड आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप ये 2 चीज़ें अच्छे से समझ गए तो आप समझ लो कि आपका केमिकल इक्वेशंस जो है वो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस, बट ऑब्वियस सी बात है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना उस चीज़ में आप अच्छे होते जाओगे, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे पहले रूल्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं, क्या रूल्स हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम बैलेंसिंग मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। पहले रूल्स की बात करते हैं। तो रूल 1 की अगर हम बात करें, तो रूल 1 की बात करने से पहले मैं आपको रूल 1 समझा देता हूँ लिखने से पहले। देखो, पहला जो रूल है वो ये है कि आप सबको मालूम होगा कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, जो भी हमारे पास सब्सटेंस हो गए या मतलब मॉलिक्यूल हो गए, एलिमेंट हो गए, ठीक है, इनके अपने एक सर्टेन फार्मूले होते हैं, ठीक है। इनका अपना सर्टेन फार्मूला होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि H2O से हम क्या समझते हैं कि भाई ये वाटर है, क्या बेटा, ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर का अपना फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह H2SO4, ये क्या है बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनका अपना फार्मूला है। अगर मैं देखूँ तो H2 ये गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एक मिनट, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन ये गैस है। इसी तरह अगर मैं और आपको बताऊँ तो ZnSO4, ये क्या है, ये जिंक सल्फेट है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हर सब्सटेंस, हर मॉलिक्यूल, हर कंपाउंड, हर एलिमेंट का अपना एक सर्टेन फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले को, मतलब उस फार्मूले को आप अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट में दिया है और मान लो वाटर दिया है, ठीक है, आपने वाटर को ऐसे नहीं लिख के किसी और तरीके से लिख दिया तो वो गलत है, ठीक है। आपके पास अधिकार नहीं है, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप केमिकल फार्मूलों मतलब सब्सटेंस के केमिकल फार्मूलों को के साथ छेड़खानी करो। जैसे देखो, मान लो मेरे पास H2 है, ये क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अगर मैंने इसमें O लगा दिया, अगर मैंने इसमें O लगा दिया तो ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अब ये दोनों आपके सिर्फ O लगा देने से या मेरे सिर्फ O लगा देने से H2 के साथ, ये दोनों जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल है, ये टोटली डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल ही बदल गया। तो अब जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो H2 है, जो वाटर है वो H2O है, ये दोनों एकदम सेपरेट है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप कुछ भी नहीं बदल सकते, आपको जो रिएक्टेंट दिया है वो रिएक्टेंट दिया है, उसका जो फार्मूला है उसका जो फार्मूला है, आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, ये CO ले लिया मैंने, ये क्या है बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर मैंने इसमें सिर्फ O लगा दिया, CO2, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों होल डिफरेंट, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। तो दोनों एकदम डिफरेंट है सिर्फ 2 लगा देने से, सिर्फ एक और O जोड़ देने से। तो आप कभी ऐसा मत करना कि पता चला कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और आप फॉर्मूलों को ही चेंज कर रहे हो। तो कभी भी जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग कभी बैलेंसिंग करेंगे तो एक दिमाग में एक बात जरूर रखनी है कि कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। बात समझ में आई? इवन एलिमेंट के फॉर्मूलों के साथ भी, अगर आपने Fe लिखा है तो आयरन, ये तो आयरन है,
मतलब Fe मतलब आयरन, बस खत्म। आपको आयरन लिखना है तो आपको Fe लिखना पड़ेगा और कुछ आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, ठीक है। हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्मूलों के साथ या उनके सिंबल्स के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। दूसरा रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बैलेंसिंग हम लोग करेंगे वो बैलेंसिंग जो है इसी सेकंड रूल से ही होगी। आप देखोगे कि हम जब बैलेंसिंग कर रहे होंगे तो बैलेंसिंग करने में सिर्फ और सिर्फ इस रूल का हम यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक ही तरीका ही है बैलेंस करने का, और वो क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने हम सिर्फ नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके ही बैलेंसिंग कर सकते हैं। आपको अगर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखो H2O2 और 2H2O, देखो थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा था H2O2 और H2O, और मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या है, अनबैलेंस है। ये क्या है? अनबैलेंस है, ठीक है। ये क्या है? अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब मुझे अगर इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये तरीका है कि मैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने देखो ये एक प्रोडक्ट है, ये एक वाटर एक प्रोडक्ट है, इसके सामने मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 क्या है? नेचुरल नंबर है। इसी तरह अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके सामने भी कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसके सामने भी कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि पूरी बैलेंसिंग हम इसी रूल पे पढ़ेंगे। हम सिर्फ नंबर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बस पूरे में यही चलेगा। कुछ मल्टीप्लाई इधर किया तो कुछ मल्टीप्लाई इधर कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई इधर किया तो कुछ इधर किया। तो इस तरह करते 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 हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? तो ये 2 रूल हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। आई होप कि ये रूल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सिर्फ नेचुरल नंबर याद रखना, नेचुरल नंबर ही मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। फ्रैक्शन पॉइंट नहीं, फ्रैक्शन पॉइंट कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। ओके, चलो हम लोग देखते हैं, इसी से शुरू करते हैं ना। इसी वाले को देखते हैं हम लोग कैसे बैलेंस किए इसको। मान लो ये अनबैलेंस है, सपोज करो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसी से देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ देखो, हम देखो अब मैं अपना मेथड बता रहा हूँ कि मैं कैसे बैलेंसिंग करता हूँ, और आपको भी ऐसे करनी चाहिए क्योंकि ये आसान तरीका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग मेथड पढ़ेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं, मेथड। देखो बेटा, ये आप क्या करो, सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए एक लाइन खींच लो, इधर लिखो रिएक्टेंट, इधर लिखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन अकेला है तो H लिख दिया, ठीक है। कितने एटम हैं? H2, नीचे वाला क्या बताता है? एटम बताता है, 2 एटम है। फिर ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सेपरेट है तो इसको भी सेपरेट ही लिखेंगे। इसके भी कितने एटम है? 2, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट में आ जाओ बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O में कितने टाइप के एटम है, कितने काइंड के एटम है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 टाइप के हैं। तो मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया, और ये दोनों साथ में है, तो साथ में होने की वजह से ऐसे बॉक्स बना लो आप, ठीक है। अच्छा, बॉक्स का भी यूज भी मैं आपको बताऊंगा। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है। अब देखो, बॉक्स में होने की वजह से आप कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मजबूरी है कि वो आपको इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मैंने इधर 2 मल्टीप्लाई किया, मुझे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, फिर मेरे को क्या करना पड़ा? इधर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ऐसे ही हम बैलेंस करेंगे। तो बॉक्स हमने इसलिए बना दिया है, बॉक्स हमने इसलिए बना दिया है ताकि आप ये समझ सको कि अगर इन दोनों में से किसी एक में भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया, किसी एक में भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें दूसरे वाले में भी उतना ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलो बैलेंस करते हैं, है ना। देखो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है,
हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है, लेकिन मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हमें क्या बैलेंस करना है, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। क्लियर है? तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। आपको देखना है किधर ऑक्सीजन कम है। इधर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, हमेशा कम वाले की तरफ। किधर कम है? कम ऑक्सीजन इधर है, तो मैं इस 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 2 के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए ना, तो इसमें इस 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने कहा सिर्फ मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं हम, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 2 हो जाए। सिंपल 1 2 जा 2, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा अरे ये तो बैलेंस हो गया, नहीं, अगर आपने इसमें 2 मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग साथ में हैं। अब यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गया। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो फिर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 4 है, कौन सा हाइड्रोजन कम है? ये वाला कम है, ठीक है। तो यहाँ 4 लाने के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ 2 में? भाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया, है ना बेटा? ओके, अब ध्यान दो। अच्छा, अब देखो ये दोनों सेपरेट हैं, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया है लेकिन इसमें नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। क्लियर है? ओके, अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये जो आप मल्टीप्लाई करते हो, ये नंबर जो आप मल्टीप्लाई करते हो, ये, ठीक है, इन्हीं नंबर्स को आपको यहाँ बाहर लिख देना है। कहाँ बाहर लिख देना है? यहाँ। 2 मल्टीप्लाई किया ना, H में कितना मल्टीप्लाई किया? 2 मल्टीप्लाई किया, देखो 2 लिख दिया, देखो 2 लिख दिया। H2 है ना, ये H2O के लिए पूरा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया? ये 2 मल्टीप्लाई किया, तो इसमें 2 लिख दिया। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब इसको अनबैलेंस काट के हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर बेटा मेरी राइटिंग ना समझ में आया है तो आ रही हो तो मैंने डिक्टेट किया है, आप उससे रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अब ये बैलेंस्ड हो गया। देखो 2 यहाँ बाहर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 बाहर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो रूल मेथड क्या है? मेथड ये है कि जो जो एलिमेंट पहले साथ में है, एक ही मॉलिक्यूल में है, उनको लिखकर एक ब्रैकेट बना लो ताकि आपको मालूम चले कि एक में मल्टीप्लाई करना है तो मतलब सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरा, पहले देखो कम वाला किधर है, जिधर कम वाला है उधर ही मल्टीप्लाई करो। अगर ज्यादा वाले में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, गैप और बढ़ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कम वाले को ढूंढो, कम वाले में मल्टीप्लाई करो। क्लियर है बेटा? ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अभी हम लोग बहुत और एग्जांपल लेंगे, फिलहाल के लिए इसको नोट करो। ओके बेटा, देखो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं बैलेंस करने के लिए। हम लोग एटलीस्ट 4-5 एग्जांपल तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, सीधा है? हाँ सीधा है, नहीं टेढ़ा है, जाने दो, अब टेढ़ा हो गया तो चलो देखो करते हैं, है ना। देखो हमारा काम क्या है, वही काम करेंगे। रिएक्टेंट एक तरफ, प्रोडक्ट दूसरी तरफ। चलो इसकी बात कर लेते हैं ना पहले इसकी। इसमें देखो 2 एटम है, C और H, C और H। C कितना है? C1 है, H कितना है? 4 है, दोनों साथ में है तो ब्रैकेट बना दिया। C और H साथ में है ना। ऑक्सीजन सिंगल है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, कितनी है? 2 है। इधर आ जाते हैं, ये दोनों H और O साथ में है तो H और O लिख दिया, ब्रैकेट बना दिया साथ में। H कितना है? 2 है, O कितना है? 1 है, ठीक है। H 2 है, O के नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। C और O साथ में है, C और O साथ में है, देखो C के सामने कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, O के सबस्क्रिप्ट में 2 है तो यहाँ 2 एटम, मतलब हमको एटम बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें बैलेंस है, क्या क्या चीज़ें बैलेंस नहीं है और क्या क्या चीज़ें हमको बैलेंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, बैलेंस करते वक्त आप जिस एटम को बैलेंस कर रहे हो ना उस पर ध्यान रखना। इसको बैलेंस करते वक्त दूसरे अनबैलेंस हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस पे फोकस हो कि भाई इस चीज को बैलेंस करना है तो पहले उस चीज को बैलेंस करिए, दूसरों को अनबैलेंस हो रहे हैं वो होने दीजिए उसको, वो बाद में सही हो जाएगा अपने आप, ठीक है। चलो देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है,
हाइड्रोजन दो है, अनबैलेंस है, देखो हाइड्रोजन अनबैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और ये 1, 3, टोटल 3 ऑक्सीजन है, देखो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ठीक है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब देखो ये ऑक्सीजन बटी हुई है, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 1 अलग अलग है। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट को, मतलब एक ही एलिमेंट एक कंपाउंड में भी है, दूसरे कंपाउंड में भी है, एक ही एलिमेंट एक मॉलिक्यूल में भी है, दूसरे मॉलिक्यूल में भी है। तो ऐसे एलिमेंट को सबसे लास्ट में बैलेंस करा जाता है, ठीक है। आपके करते वक्त अगर वो बैलेंस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो पर्पस रहेगा इनको लास्ट में बैलेंस करने का। क्यों? क्योंकि ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह है, ठीक है। ओके, अगर उसको बैलेंस करने लगोगे तो आप देखोगे कि कभी इसको बैलेंस कर रहे हो तो इधर नहीं हो पा रहा, इधर बैलेंस करोगे तो इधर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही होगा। तो इनको जो 2 बार आ रहे हैं उनको लास्ट के लिए छोड़ देना, आपके लिए आसानी होगी। तो पहले हम देखते हैं, कार्बन तो बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन पहले हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 में कि 4 हो जाए? तो भाई सिंपल सी बात है, टेबल सबको आता है, ठीक है। 2 2 जब 4 होता है ना, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा क्योंकि सेम बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरा कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन 4, यहाँ 4 आ गया, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, अब यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2 और ये 2 4, ठीक है। तो कम किधर है? कम इधर है। क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 4 हो जाए? ये लो भाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गई, है ना। तो यहाँ हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 2, यहाँ देखो क्या मल्टीप्लाई किया? 2, ठीक है। और यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया? 2। तो इसी को हम लोग बाहर लिख देंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2। ये क्या हो गया बेटा? बैलेंस हो गया। क्लियर है? जो मल्टीप्लाई करते हो आप उसी को बाहर लिखना होता है, ठीक है। समझ में आई? ओके, चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लाइन खींचेंगे, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आई? KClO3 KCl प्लस O2, ठीक है। अच्छा देखो, इनके अगर आपको नाम जानने हैं, जैसे ये नया एलिमेंट है तो मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको। इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं बेटा? पोटेशियम क्लोरेट। बाकी इसको जानते हो, पोटेशियम क्लोराइड। चलो खैर लिख देते हैं। मैं नाम इसलिए बताता हूँ आपको कि मेरे बताने से, शायद मेरे बोलने से आपको याद हो जाए, क्लोराइड। अब बाकी आप ऑक्सीजन को जानते हो। फिर हम वही चेक करेंगे कौन कौन सा बैलेंस है, कौन कौन सा बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलो, K एक यहाँ भी है, K एक यहाँ भी है, K बैलेंस है। Cl एक यहाँ है, Cl एक यहाँ भी है, Cl बैलेंस है। O यहाँ 3 है, O यहाँ 2 है। O देखो, O यहाँ 3 है, O यहाँ 2 है। अब 3 की टेबल में, और ना तो 2 की टेबल में 3 आता है, ना 3 की टेबल में 2 आता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा, कॉमन नंबर जो 3 की टेबल में भी आ रहा हो और 2 की टेबल में भी आ रहा हो। तो सबसे लोवेस्ट कॉमन नंबर क्या है? 6। आप ध्यान दो, देखो 2 की टेबल 2 × 3 6, 3 × 2 6। बात समझ में आई? 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है। तो अगर मैं इसमें 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं ये भी 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 6 6 बैलेंस हो जाएगी ना। देखो इसमें आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 6 हो गया, इसमें आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 6 हो गया। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ठीक है। लेकिन वही चीज इसमें की है तो इसमें भी मजबूरी है भाई, तीनों में करना पड़ेगा। तो K2 हो गया, Cl भी आपका 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन तो मैंने क्या कहा आपको, आप जिस चीज को बैलेंस कर रहे हो उस पर फोकस रखो अपना, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, मैंने ऑक्सीजन पे अपना फोकस रखा, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। बाकी चीजें अनबैलेंस हो रही है, जाने दो, ठीक है, वो अपने आप सही करेंगे हम लोग बाद में। अब देखो यहाँ पे, अब O तो बैलेंस कर दिया, K अनबैलेंस हो गया, Cl अनबैलेंस हो गया,
तो k में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि देखो k यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ भी 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ k 2 है, यहाँ भी 2 आना चाहिए, तो वही सिंपल बात, 2 मल्टीप्लाई किया। अब इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, कर दिया। तो अब देखो सब बैलेंस हो गया, k2 k2, Cl2 Cl2, O6 O6, बैलेंस हो गया ना बेटा। तो वही चीज, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसको लिखिए बाहर, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसको लिखिए बाहर, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसको लिखिए बाहर। ये हो गया बैलेंस्ड। अब इसको हम हटा देंगे, अन को हटा देंगे, ये बैलेंस हो गया। ओके बेटा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर अगला लेते हैं, इससे थोड़ा और अच्छा लेते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट लेते हैं, है ना। ओके बेटा, देखो ये एक और एग्जांपल है, ये थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है, मतलब पहले वाले से थोड़ा सा टफ है। टफ तो नहीं कह सकते हैं, टफ तो देखो 10th में कुछ भी नहीं है। हाँ, टफ तो 10th में कुछ भी नहीं है। और तुम लोग सोच रहे होगे अरे सर कैसे बोल रहे हैं, हमारी तो यहाँ हालत ही ख़राब हो जा रही पढ़ने में। ठीक है बेटा, समय समय का फ़र्क है। ठीक है, हम भी लोग 10th में थे तो ऐसे ही सोचते थे। चलो खैर, देखो वैसे तो बेसिकली 10th में कुछ खास टफ नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा है। ठीक है, तो इसीलिए एक स्टेप ये थोड़ा सा ऊपर है, एक स्टेप थोड़ा सा और अच्छा बैलेंसिंग है, ये और भी अच्छी बैलेंसिंग करेंगे हम लोग। देखो अच्छा, यहाँ पे देखो कि Fe प्लस H2O, ठीक है, ये नया है ना। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, Fe3O4 का नाम मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए थोड़ा बहुत। आयरन सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड। अब ये मत पूछना कि सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड कैसे आया। ठीक है, ये आपकी ये पूरा अलग ही सीन है। ठीक है, जब आप बॉन्डिंग वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, तब आप देखोगे कि Fe जो है कभी 2 बैलेंसिंग शो करता है, कभी 3 वैलेंसी शो करता है। तो खैर वो अलग की बात है, हमारा यहाँ मुद्दा क्या है, बैलेंसिंग का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा 10th में कुछ टफ नहीं है, तो ये भी टफ नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो बैलेंसिंग शुरू करते हैं। पहले हमारा मुद्दा वही है कि देखेंगे कि क्या चीज़ बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 1 आयरन 3 आयरन, 1 आयरन 3 आयरन, बैलेंस नहीं है। क्या मल्टीप्लाई कर दूं 1 में, कम वाला कौन है, यही है ना। तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं 1 में, 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इधर आ जाएगा 3। ठीक है, अब आयरन बैलेंस हो गया, दुनिया गई भाड़ में। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, क्या मल्टीप्लाई कर दे इधर बताओ। एक ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई करेंगे और क्या। ठीक है, इधर 4 मल्टीप्लाई किया तो मजबूरी का नाम जो भी आप लोग समझो। ठीक है, ये 8। ठीक है, तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा, आप अपने एटम को बैलेंस करिए, बाकी कुछ अनबैलेंस हो रहा है वो भाड़ में गया, वो बाद में बैलेंस हो जाएगा, वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो हमने देखो ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, ठीक है, आयरन को भी बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर 2 ही रह गया। देखो फिर से देखो, आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है, इधर 8 है इधर 2 है, तो कम वाला कौन है, 2। क्या मल्टीप्लाई कर दें बताओ भाई, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या सर, है ना, सॉरी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्यों भाई, 2 क्यों, 4 है ना, 2 में 4 मल्टीप्लाई तभी तो 8 आएगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ये वाला, ये सब कहाँ लिखे जाएंगे, इनके सामने। ये रहा 3, ये रहा 4, इधर कुछ नहीं, इधर क्या है 4, ये लो हो गया बैलेंस भैया। ठीक है, मैच कर लो, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, आयरन 3। ठीक है बेटा, तो नोट डाउन करिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन वगैरह में लिखिएगा बिल्कुल, और फॉलो कर लेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ होगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिया है ताकि थोड़ा लेवल बढ़ाते जाए ना। सारे आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आप करा सकते हैं, अब दिन भर क्वेश्चन तो नहीं करा सकते ना, मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो Al2SO4, देखो Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस, NaOH
Al2OH होल थ्राइस Na2SO4। अब इनके नाम देख लो क्योंकि ये नए हैं, नाम आपको मालूम होने चाहिए। इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट, NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस का नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, और Na2SO4 का सोडियम सल्फेट, ठीक है। चलो इसको बैलेंस करते हैं, है ना, बैलेंसिंग। एल्युमिनियम का 2 सल्फ, देखो बेटा ये जो बाहर लगा हुआ है ना ब्रैकेट बाहर, ये जब खुलेगा ब्रैकेट तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ। ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम होंगे, बाहर वाला जो सबस्क्रिप्ट होता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो S यहाँ 1 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है, तो 1 × 3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। O अंदर 4 है लेकिन 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये साथ में है तो मल्टीप्लाई। फिर से सुन लो, ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है जब वो खुलता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका 1 था तो 1 × 3 3 आ गया, इसका 4 था 4 × 3 12 आ गया। अब इस पे आ जाते हैं, Na का 1 है, O का 1 है, H का 1 है, इसका ब्रैकेट अलग बन गया। इधर आ जाते हैं, एल्युमिनियम का 1 है, ऑक्सीजन का वही 1 × 3 3 हो गया, हाइड्रोजन का 3 हो गया, तीनों साथ में ब्रैकेट बना दिया। उधर आ जाते भैया, Na का 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। आई होप दिख रहा होगा, ठीक, हाँ दिख तो रहा ही होगा। चलो बेटा देखो, एक चीज़ समझो, एल्युमिनियम 1 बार है, सल्फर 1 बार है, सोडियम 1 बार है, हाइड्रोजन 1 बार है सब। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह है, यहाँ भी 2 जगह। तो ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तरफ ध्यान मत दो अभी। आ जाते हैं एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 1 है। बस आप अपने एटम पे ध्यान रखो, अपने एटम पे इनको बैलेंस करो। बाकी एल्युमिनियम 2 है यहाँ पे, यहाँ 1 है, क्या मल्टीप्लाई करते बताओ, 2। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया है तो ये तीनों एक ही ब्रैकेट में तो है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। 2, डरो मत मल्टीप्लाई करने से, सबके साथ कर दो। तुम ये मत सोचो कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। अपने एटम को देखो और उसको बैलेंस करो। ये 2 6 हो गया, ये 6 हो गया। ध्यान दो, ये तीनों साथ में थे तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ 1 था। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, ठीक है। वापस आ जाओ, सल्फर 3 है, यहाँ सल्फर 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं इधर, 3। अब इधर मल्टीप्लाई किया तो बेटा इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। ऑक्सीजन 12 हो गए, ओके। देखो अब सल्फर देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। सल्फर बैलेंस, एल्युमिनियम बैलेंस, ऑक्सीजन नहीं छूना है, 2 जगह है, अभी नहीं। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 6 है, तो इधर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 6, इधर 6, इधर 6, इधर 6, 6 है ना। सोडियम बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं छूना है अभी। हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो सारे कुछ बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सोडियम भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस, एल्युमिनियम भी बैलेंस। अब वापस आओ ऑक्सीजन पे, लास्ट में। ऑक्सीजन यहाँ 12 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, तो 12 और 6 कितना प्लस करो, 18। यहाँ जोड़ो 12 और 6, देखो यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 ऑक्सीजन है, 18, टोटल 18। देखो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गई, ठीक है। तो कभी भी जो चीजें 2 बार है उनको लास्ट के लिए रखो, लास्ट तक आते आते वो अपने आप बैलेंस हो जाती है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इसीलिए देखो ऑक्सीजन यहाँ 12 है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, टोटल ऑक्सीजन इसमें 18 है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस भी नहीं किया, वो अपने आप हो गई। यहाँ 6 ऑटोमेटिकली आ गई, यहाँ पे 12 ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। तो बैलेंस हो गया तुम्हारा। तो क्या मल्टीप्लाई किया बेटा, 6, किसमें, NaOH में, क्या लिख दें, 6। इधर क्या मल्टीप्लाई किया बेटा, 2, क्या लिख दें, अच्छा इधर क्या मल्टीप्लाई किया, 3, तो इधर क्या लिख दें, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया था, 2, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया था, 3 मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ 3। ये रही बात, हो गया बैलेंस। कोई दिक्कत है, सब जोड़ लो आप लोग, देख लो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बड़ा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है।
ठीक है, चलो नोट कर लो। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो बैलेंसिंग आपकी यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। सारे रूल मैंने बता दिए, क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप देखने में आलस खाओगे, ठीक है। ठीक है, देखने में आलस खाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग आपको मैंने बता दी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दिया, ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दिया, बैलेंसिंग के रूल बता दिया, बैलेंसिंग का मेथड बता दिया। इससे ज़्यादा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज़ भूल जाओगे तो फिर नए केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। घर पे इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 क्वेश्चन आप लगाइए, ठीक है, आशा करता हूँ लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, हमको मालूम चले कि कुछ कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्लियर है बेटा? चलो ओके, गुड नाइट।